हम इसके ऊपर आंदोलन क्यों चलाएं? आपके सरकार, आपका पूरा कानून कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल अंदाजी क्यों दें? आपको कैसा दिया? आप बताएंगे 5 लोगों का नाम, बड़े लोगों का नाम क्यों कहते हैं? आपकी शुरुआती ज़िंदगी को लेकर आपने एक इंजीनियर का सपना देखा होगा, तभी आप IIT खड़गपुर गए, फिर आप वहाँ से आयकर अधिकारी बने, फिर आपने वहाँ से एक आंदोलनकारी की शुरुआत की, पहले NGO के बाद आप एक आंदोलन में शरीक हुए। क्या सपना था बचपन में आपका? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सपना था, एक आम जिंदगी थी और पढ़ाई ज़्यादा करता था। हमेशा माँ बाप का ये रहता था कि फ़र्स्ट आना है क्लास में, तो बस पूरी ज़िंदगी कोशिश 12वीं तक तो फर्स्ट आने की जद्दोजहद में लगे रहे। बचपन में सबसे अधिक प्रभावित किससे थे? माँ से, पिता से या चाचा से? क्योंकि आपका जॉइंट फैमिली थी। नहीं, हम लोग की जॉइंट फैमिली नहीं थी, हम लोग तो इधर आ गए थे, शहर आ गए थे जी। गांव से। पिताजी छोड़ के, पिताजी इंजीनियर थे जी। और तो माताजी के साथ ज़्यादा रहते थे, पिताजी तो अपने काम में लगे रहते थे। छात्र जीवन में किसी खास राजनीतिक मूवमेंट, दल या संगठन से कोई रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं। जी। आपके चाचा RSS में काफ़ी सक्रिय थे? बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। ये अफवाह उड़ाई जा रही है। अच्छा। मेरे चाचा जी की 6 साल पहले मौत हो गई, जिनका नाम अखबारों में आ रहा है। जी। ट्रक एक्सीडेंट में वो मारे गए। ओहो। और ये कहा जा रहा है कि वो बचपन में कभी RSS में जाते थे। अच्छा, अन्ना के साथ आपकी सबसे पहली मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई? अन्ना जी के साथ सबसे पहली मुलाकात तो मुझे याद नहीं आ रहा, 6-7 साल से मैं उनको जानता हूँ। लेकिन जब 2006 में केंद्र सरकार RTI एक्ट को अमेंड करने जा रही थी, फाइल नोटिंग्स आपको याद होगा, वो अमेंड कर निकालने जा रही थी, उस वक्त अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन पे, वहाँ पे आलिंदी में बैठे थे, तब मैं उनके पास गया था। जी। वो पहली मुलाकात मुझे याद है। लेकिन जान पहचान तो पहले से ही थी, लेकिन सक्रिय जो एक रिश्ता बना, वो तब से आना जाना काफ़ी शुरू हुआ उनके साथ। और 2 चीज़ों को लेके काफ़ी हमारी चर्चाएं होती थी, एक तो RTI एक्ट को लेके और दूसरा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की, किस तरह से गांव में ग्राम सभाओं को पावर्स मिले और शहरों में मोहल्ला सभाओं को पावर्स मिले। इसके ऊपर हम लोगों की काफ़ी चर्चाएं होती थी। लेकिन अन्ना के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ, बहुत कम समय में ये पूरा ताना बाना खड़ा हो गया। ये क्या मिरेकल, आखिर ये कैसे हुआ? इतनी आसानी से, इतनी जल्दी सब कुछ खड़ा हो गया? मैं ये मिरेकल नहीं समझता। मैं ये सोचता हूँ कि 3 बातों का संगम हुआ है। एक तो ये कि हमारे देश के अंदर एक बहुत ही सुप्त गुस्सा था, लोगों के अंदर बहुत व्यापक था गुस्सा और बहुत गहरा था गुस्सा, जो कि एक ज्वालामुखी की तरह था, जिसको कोई नहीं समझ पाया कि इतना गहरा और इतना भयभीत करने वाला है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और दूसरा था कि ये वाला पूरा मूवमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये पूरा मूवमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ एक समाधान देता है लोकपाल बिल की फॉर्म में। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर मैं करूँगा तो इसका मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हूँ, तो मैं पार्टीगत हो गया। लेकिन ये पार्टियों से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के एक समाधान दे रहा था। लेकिन सिर्फ एक कानून को केंद्र में रखकर कि ये कानून पास हो, आपने और आपके साथियों ने आंदोलन शुरू किया। इसमें यह भी नहीं था कि इसकी व्यापकता क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, करप्शन शुरू क्यों होता है, कैसे इसका समाधान है। यानी आपने केवल मर्ज पर ध्यान दिया, मर्ज कहाँ से है इस पर नहीं ध्यान दिया। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कानून, टारगेट, एक निशाने पर था। ये कहा जाता है कि आपके अभियान को जो समर्थन देने वाले लोग थे, उसमें जो देसी या विदेशी जो बहुत सारे समर्थन था, इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी। उसमें एक एजेंसी का नाम आया है AVAAJ। इसकी वेबसाइट पर भी ये देखा गया है कि आपके आंदोलन के लिए बहुत एक्टिव जो मोबिलाइजेशन का, यह अमेरिकी एजेंसी है, जिसने दुनिया के अनेक देशों में, सीरिया सहित अनेक देशों में इसने काम किया है, इनपुट प्रोवाइड करने का, एक्टिविस्ट को काफ़ी सहूलियत देने का, इस प्रकार का कि जो इंटेलेक्चुअली वो साउंड हो सकें, ट्रेनिंग कर सकें, इस तरह की बात भी आई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ तक आपने आवाज़ का वो किया, आवाज़ की और हमारी केवल जान पहचान है। आवाज़ के साथ हमारा रिश्ता पहला हुआ था जब जॉइंट कमेटी की घोषणा हो गई थी। तब ये लोग आए हमारे पास और इन्होंने कहा कि ये इस तरह का कैंपेन करना चाहते हैं। और ये जनता को ये कहना चाहते हैं कि लोग जन लोकपाल बिल के बारे में चिट्ठियाँ लिखें, साइन करें, और इनकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं थी आवाज़ की, तो हमने कहा कीजिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो किसी को मना नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते थे हमारे पास कि हम ये करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं कीजिए, अहिंसात्मक तरीके से कीजिए। तो इन्होंने किया शुरू और ये कर रहे हैं शुरू। लेकिन इस अमेरिकी कंपनी में, जिसमें ज़्यादातर अमेरिका के या यूरोप के तो अभी या अन्य कई देशों के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये बाकायदा ये मानते हैं कि जो दुनिया भर में एक असंतोष है, उस असंतोष को राजनीतिक रूप से आवाज़ दी जानी चाहिए और उसके लिए प्रोफेशनल तौर तरीका अपनाया जाना चाहिए। ये प्रोफेशनल तरीका जो इनका है, वो 5 अप्रैल से इन्वॉल्व थे और वो एक सक्सेस स्टोरी के रूप में बिल्ड कर रहे थे आप लोगों के आंदोलन को। और इन लोगों ने बाकायदे अपनी वेबसाइट पर ये अनाउंस किया है कि हाँ, सीरिया से लेकर और भारत तक हमने ये काम किया है, वो खुलेआम है। तो क्या आप मानते हैं कि बहुत सारी एजेंसियां इस बात में इंटरेस्टेड थीं कि भारत में इस मुद्दे पर जो कुछ एक साधारण सा आंदोलन शुरू हुआ है उसको मैसिव सपोर्ट दिलाया जाए? और ये महज संजोग नहीं है कि देश में जो प्राइवेट चैनल्स थे, टेलीविजन चैनल्स थे, उन्होंने जिस तरह का सपोर्ट दिया, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के इतिहास में ये अनोखा था। इस पर आपकी टिप्पणी? तो जहाँ तक आवाज़ का सवाल है, उनको आप मना नहीं कर सकते, वो जो मर्जी करें। हम अगर उनको मना नहीं कर सकते, वो क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने कहा कि प्राइवेट चैनल ने बहुत साथ दिया,
तो अगर अपने राज्यसभा करोड़ों का घाटा सह कर दिया। राइट, नहीं करोड़ों का घाटा नहीं हुआ, उनको करोड़ों का फायदा हुआ इस पूरे उससे। उन्होंने कमर्शियल ब्रेक नहीं लिया कई बार। और मजे की बात है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया सर्वे एजेंसीज हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर जब आपका अभियान चला था शुरू का, उसका बाकायदा आंकड़ा दिया है कि एक एक चैनल को कई बार 28 करोड़ से लेकर 48 करोड़ का घाटा हुआ, और तब भी उन्होंने आपको दिखाते रहे। ये आपकी कुछ वो तो है, राजनीतिक अर्थशास्त्र होगा इसके पीछे। ये आपकी वो है। मैंने तो जो सुना मेरा है, नहीं है, मैंने वेबसाइट पर देखा है, मैंने एजेंसीज के सर्वे देखे हैं। मैंने उल्टा सुना है। मैंने ये सुना था कि उस दौरान उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन उनको फ़ायदा हुआ या उनको नुकसान हुआ ये तो वही बता सकते हैं। आपको किसी टीवी चैनल के मालिक को यहाँ बुलाना पड़ेगा और उनसे जरूर पूछना बुलाएंगे, पड़ेगा कि भाई आपने क्यों नुकसान किया इतना ज़्यादा, और इनके आंदोलन को क्यों समर्थन किया। ऐसा कोई अक्सर होता नहीं है कि वो इतनी आसानी से आंदोलन को समर्थन करते हैं, तो ये आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने आंदोलन को क्यों समर्थन। अच्छा, अन्ना साहब का जो पूरा दर्शन है, जो भी उनका दर्शन है, स्थानीय स्तर पर जो उन्होंने काम किया है, उसमें शराब विरोध और शाकाहार, सत्ता का भी केंद्रीकरण, ये सब बातें हैं। आप उनके इस विचारों में कितने सहमत हैं? 100%। आपको क्या लगता है कि जो विकेंद्रीकरण की खासकर उनकी नीति है, तो अगर उसको देखा जाए तो, लेकिन आपका जो जन लोकपाल की जो पूरी फिलॉसफी है, जो पूरा उसके पीछे जो राजनीतिक सोच है, वो उसका पूरा निगेट करती है, उसको पूरा खारिज करती है। आप एक ऐसा ताकतवर जन लोकपाल बना रहे हैं जिसके आगे न केवल न्यायपालिका, सरकार, आम जनता, राज्यों की सरकारें, राज्यों के जितने और संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी उसके आगे लाचार होंगी। वो इतनी ताकतवर संस्था होगी कि वो विकेंद्रीकरण क्या, वो तो एक तरह का तानाशाह होगा। अगर उसमें कोई शरीफ आदमी, बढ़िया आदमी, ट्रांसपेरेंसी में यकीन करने वाला आदमी ना आया, तो वो एक तानाशाह होगा, एक केंद्रीकृत सत्ता होगी। उसमें कौन कौन सी आप तो चाहते नहीं कि राज्यों को अधिकार दिया जाए। मायावती ने सिर्फ आपके जन लोकपाल के डॉक्यूमेंट का सिर्फ इसलिए विरोध किया, और बहुत सख्त शब्दों में किया, कि आप राज्य सरकारों से उनका अधिकार लेना चाहते हैं, आप संघीय ढांचे पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे आप चाहते हैं कि लोकायुक्त राज्यों में आपके बनाए जाएं, आपके केंद्रीकृत बिल के आधार पर बनाए जाएं। एक है पावर, एक है जुरिस्डिक्शन, एक है सेंट्रलाइजेशन। इन तीन चीज़ों का आपने जिक्र किया। जहाँ तक जुरिस्डिक्शन का सवाल है, हम ये कह रहे हैं कि इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आने चाहिए, जुडिशरी आनी चाहिए, पर अब जुडिशरी को लेकर हमने वो किया है, और ब्यूरोक्रेट्स भी आने चाहिए। और लोकपाल के दायरे में सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और लोकायुक्त के दायरे में सारे राज्य सरकार के कर्मचारी। आप कह रहे हैं कि ये जुरिस्डिक्शन बहुत व्यापक है, इतना बड़ा जुरिस्डिक्शन क्यों? मैं पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ग्रुप बी इनकम टैक्स ऑफिसर, वो प्रधानमंत्री की इनकम टैक्स की रिटर्न की जाँच करता है, और उसके पास ये भी पावर होती है कि प्रधानमंत्री के ऊपर टैक्स भी लगा दे और पेनल्टी भी लगा दे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी जांच करता है, वो जजेस की भी जांच करता है, वो एमपीज़ की भी जांच करता है, वो मंत्रियों की भी जांच करता है, और वो सारे ब्यूरोक्रेट्स की भी जांच करता है। तो एक ग्रुप बी इनकम टैक्स ऑफिसर इन सारे लोगों की ग्रुप इनकम टैक्स की जांच करता है। एक जो लोकपाल का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसके पास तो केवल और केवल कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत आएगी, उस शिकायत की जांच करने का उसके पास केवल वो होगा। उसके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो पेनल्टी या टैक्स लगाए। जांच करने के बाद जो निकलेगा उसको वो कोर्ट में लेके जाएगा। तो कोई एक्स्ट्रा ऐसी पावर नहीं दी जा रही जो कि एक ऐसा तामझाम। एक मिनट आप तो एक भी प्रश्न नहीं हुआ, 3 प्रश्न पूछे आपने, 3 प्रश्न पूछे हैं, या तो आप मुझसे पूछिए मत 3। चलो ठीक है। तो पहला प्रश्न ये कि ऐसी कोई पावर नहीं दी जा रही। हम चाहते हैं कि ईमानदार जांच हो। आज इस देश में अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि सरकार के कंट्रोल में नहीं हो। सीबीआई केवल एक एजेंसी है, और वो सीबीआई सीधे सीधे उन लोगों के हाथ में है जिन लोगों ने इस देश को लूटा है। तो क्या सीबीआई अपने बॉस के खिलाफ जांच कर सकती है? नहीं कर सकती। एक मिनट। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसी एजेंसी आए जो कि इंडिपेंडेंटली जांच कर सके, केवल जांच करेगी, पनिशमेंट नहीं सुनाएगी। दूसरी चीज, आपने कहा कि जुरिस्डिक्शन का मैंने जवाब दिया। अगर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे लोगों की जांच कर सकता है और 3 करोड़ टैक्स पेयर्स की भी जांच कर सकता है, तो ये 40 लाख कर्मचारियों की जांच क्यों नहीं कर सकता? इट इज नॉट सच अ ह्यूज जुरिस्डिक्शन। और तीसरा, आपने कहा कि सेंट्रलाइजेशन। 2 चीजें होती है, एक होती है डेमोक्रेसी और दूसरा होता है लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर आप एजेंसीज क्रिएट करते हैं। दीज एजेंसीज एक्ट एज चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसको आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, लेकिन जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उसके अंदर जो आप पावर्स देते हैं उसमें कुछ ना कुछ सेंट्रलाइजेशन। लेकिन आप लोकपाल के दायरे में सिर्फ राजनेताओं को, सिर्फ अफसरों को और सिर्फ अन्य कर्मचारियों को रखना चाहते हैं, पूरे देश के कर्मचारियों को उसके दायरे में रखना चाहते हैं। लेकिन एनजीओ, कारपोरेट सेक्टर को रखने पर आप सहमत नहीं है। एनजीओ जिसके पास हजारों करोड़ फंड आ रहा है देश से और विदेश से, कारपोरेट सेक्टर जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त है, आपकी नजर उस पर नहीं है। क्या कारपोरेट और एनजीओ का गठबंधन आपके आंदोलन के पीछे था, जिसके कारण आप खामोश थे इनके कारण, इनको लेकर? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। या देखिए, लोकपाल बिल क्या है? एक जैसे इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ऐसे इनकम टैक्स लगेगा। और आप इनकम टैक्स अधिकारी हैं केजरीवाल साहब, मैं इनकम टैक्स पर नहीं जाना चाहता। मैं पूछ रहा हूं कि एनजीओ और कारपोरेट पर आप खामोश क्यों हैं? आप क्यों नहीं इनको लाना चाहते दायरे में? समझाने तो सीधा सवाल है।
तो उसका समझाने तो दीजिए आप। जैसे एक इनकम टैक्स एक्ट है, उसको एनफोर्स करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। एक फेमा है, उसको एनफोर्स करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसको एनफोर्स करने के लिए कौन है? कोई नहीं है। उसको एनफोर्स करने के लिए एक लोकपाल बनाया जा रहा है पहली बार। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो था, 1988 में राजीव गांधी जी लेके आए थे। उसको एनफोर्स करने के लिए कोई एजेंसी नहीं थी, अब उसको एनफोर्स करने के लिए एजेंसी लाई जा रही है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की। उस पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर सारे सरकारी कर्मचारी आते हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। एनजीओ भ्रष्टाचार कर रही हैं, उनके ऊपर सख्ती लागू होनी चाहिए। कॉर्पोरेट जगत भ्रष्टाचार कर रहा है, उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और उस हर व्यक्ति का सहयोग करूंगा। एनजीओज के लिए अलग कानून की जरूरत है। सोसाइटीज एक्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ट्रस्ट एक्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक मिनट, कॉर्पोरेट जगत को अगर हमें करना है तो उसके लिए कंपनीज एक्ट को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। वो लोकपाल के दायरे में नहीं आ सकते, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते वो। एक मिनट, अगर आप कहेंगे मीडिया जगत को इसमें लाइए, लोकपाल में मीडिया जगत नहीं आ सकता, उसके लिए आपको प्रेस काउंसिल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सो जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की डेफिनेशन में आते हैं, वही इसके दायरे में आ सकते हैं, बाकी लोग दायरे में नहीं आ सकते। और मैं आज आपको एक अंदर की बात बता दूं, एक मंत्री के साथ जब हमारी बात हो रही थी तो उनसे जब बात हुई है एनजीओज के बारे में, तो उन्होंने कहा ये एनजीओज तो हमें भी पता था इसके दायरे में नहीं आ सकते। हम बात को जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब हम आपके आंदोलन के नेतृत्व, जाहिर है आप भी उसमें शरीक हैं हम, लेकिन अन्ना पर बात करेंगे। अन्ना साहब, गांव के स्तर पर उन्होंने जो काम किया, शराब पीने वालों को खंभे में बांधकर पिटवाया, वहाँ पर अच्छी पंचायत शुरू कराई, न्याय की अच्छी विधा या विधान अपनाया, बहुत अच्छी बातें भी करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक राष्ट्र के का जो विज़न होता है, दुनिया के बारे में जो एक समझ होती है, आप लोगों ने उनकी तुलना गांधी से की, लेकिन गांधी की तरह या बड़े जो हमारे देश के नेता हैं उनकी तरह उनके पास कोई विज़न नज़र नहीं आता। अभी जैसे आज ही उनका मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा साहब ये जो नोट के बदले वोट वाले लोग हैं या जो इधर उधर किए हैं गड़बड़, इनको फांसी होनी चाहिए। एक तो बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। जैसे अभी आपने कहा मेरे एक चाचा थे, आपने तो चाचा कहा, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे पिताजी आरएसएस के ऑफिस बेरर हैं। वो मेरे पिताजी ने बेचारों ने कभी ना आरएसएस देखी ना बीजेपी देखी, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये खंबे से बांध के और शराबियों को पीटते थे। ये तो वेल रिसर्च बुक जो आई है उसमें ये सारी बुक्स वेल रिसर्च ही होती हैं साहब, और उसका खंडन नहीं किया है किसी रालेगांव के पंचायत ने। मैं अभी कर रहा हूँ खंडन, आप जाके होने दीजिए वहाँ, तो उसके बारे में कैमरा टीम भेज दीजिए कल। एनीवे, उन्होंने आज जो कहा है फांसी दे दी जानी चाहिए। अगर 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 फांसी इस स्तर पर दी जाए तो मुझे लगता है कि तानाशाही और फासिज्म में क्या फर्क रहेगा। नहीं, एक मिनट, हमें यह बताइए, क्या आपकी वो एक उसके ऊपर हमारा डिबेट हो सकता है कि अगर कोई इस देश की पार्लियामेंट को बेच दे, हर छोटे बड़े अपराध के लिए फांसी की सजा के आप पक्षधर हैं क्या? हम आपसे जानना चाहते हैं। पहले वाले जवाब का दूं कि दूसरे वाले का जवाब बोले? पहले वाले का कि दूसरे वाले? दोनों में, जिसको आप चाहें, दोनों सवाल एक हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट को बेचना, सांसदों को खरीदना, सांसदों को बेचना, मेरे हिसाब से तो 24 जुलाई या 23 जुलाई 2008 को जब संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोट पड़ा था और संसद के अंदर नोटों की गड्डियां उछाली गई थी, मैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक सिहर गया था। उसके लिए लोग जेल में हैं। कौन लोग जेल में हैं? आप जाने, आपको मालूम है कौन लोग जेल में हैं? ये संसद में जो कुछ हुआ उसको आप कहते हैं संसद बेचने की कार्रवाई। लेकिन संसद ही उसके लिए प्रयास कर रही है। सरकार अगर प्रयास नहीं कर रही है, आप जन दबाव बना सकते हैं, ये अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार आपका है। लेकिन ये कह दें कि संसद बेच दी गई, ये क्या है? ये तो मुझे लगता है शब्दों के साथ एक भद्दा मजाक है। ये आपको लग सकता है, मेरे को तो बहुत बुरा लगा जी। मेरे को तो, लेकिन आपको ये बुरा नहीं लगा कि जब आप कहना कहते हैं कि फांसी दे दो, जैसे फांसी ना हुई जिसको चाहे उसको मार डालो? आई मीन, कैसा है? हो सकता है आपको लगता हो, उन्हें लगता है कि ये बहुत संगीन अपराध है, उन्हें लगता है कि इतने संगीन अपराध के लिए फांसी होनी चाहिए। आज आपके देश के कानून के अंदर फांसी है कि नहीं है? गुजरात के दंगे हुए, 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, बगल में गुजरात है, लेकिन अन्ना ने एक बार भी नहीं कहा कि उन लोगों को फांसी होनी चाहिए जो दंगे कराते हैं, लोगों को आग लगाते हैं। एक बार भी नहीं कहा। आप उनसे प्रश्न पूछ लीजिए। आज आपके नेता हैं, आपके गांधी हैं, आपने उनको गांधी से ऊपर माना है। मैं आपसे पूछूंगा, मेरे लिए अन्ना आज यहाँ नहीं है, मेरे लिए तो आप ही हैं। भाई अन्ना ने ऐसे नहीं कहा, 2002 में ऐसे नहीं कहा, तो आप उनसे पूछिए ना। अभी आज किसी ने उनसे पूछा कि भाई अन्ना इसके ऊपर आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा उनको फांसी दे दो। आप उनसे पूछिएगा कि अन्ना गुजरात के दंगों के लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, उनसे पूछ के तो देखिए, हो सकता है वो ऐसा कहे। आपने पूछा ही नहीं।
तो वो 2002 में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो वही बता सकते हैं, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। नहीं, आपको लगता है फांसी देनी चाहिए उन लोगों को? मुझे नहीं लगता, मैं इसके पक्ष में हूं। मुझे ये लगता है कि संसद को बेचना, आपको मालूम है 5,000 रुपए के लिए लोगों को संसद की सदस्यता खोनी पड़ी? संसद की सदस्यता नहीं, उनको जेल में जाना चाहिए था। इस देश को बेचा जा रहा है, इस देश को लूटा जा रहा है, तो उनको तो सजा, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हम ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं कि उनको, वो देश को लूट रहे हैं। देश को लूट नहीं रहे तो और देश को क्या कर रहे हैं वो लोग? देखिए केजरीवाल साहब, आज जो लोग इसके अभियुक्त हैं, ताकतवर से ताकतवर लोग आज जेल में हैं। कौन लोग जेल में? इंडियन डेमोक्रेसी की, जिन लोगों ने जिन लोगों ने उसका फायदा उठाया यूपीए की वोट का, क्या वो जेल में है? कानून काम कर रहा है। कौन सा कानून काम कर रहा है? नहीं, अगर कानून नहीं काम कर रहा है, अगर कानून काम कर रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट के इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत थी? कहां है कानून? कौन सा कानून काम कर रहा है? कोई कानून काम नहीं कर रहा, इसीलिए हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है। जब एथिक्स कमेटी ने अपना काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल नहीं दी थी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पूरा अधिकार है कि आप, अगर कुछ नहीं हो रहा है, हम इसके ऊपर आंदोलन क्यों चलाएं? आपके सरकार, आपका पूरा कानून कहां गया? सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल अंदाजी क्यों देनी पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट ने पिछली दफा कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, तब भी इस देश की संसद ने कार्रवाई की थी, लोगों को संसद की सदस्यता से वंचित किया गया था। आप इस देश के सभी राजनीतिक क्लास को, पॉलिटिकल क्लास को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं या कर रहे थे अपने अभियान द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने एक सवाल के जवाब में किसी चैनल में कहा था और अखबार में मुझे अभी भी याद है कि आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं बनाना चाहते। कल्पना कीजिए कि आपके अभियान से प्रभावित होकर इस देश के तमाम लोग पॉलिटिकल क्लास को रिजेक्ट करना शुरू कर दें, क्या होगा इस देश में? राजनीतिक शून्य को कौन भरेगा? आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, आप कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं देना चाहते, देश को क्या अराजकता की तरफ ढकेलना चाहते हैं? पूरा देश, क्या राजनीति में सब कुछ खराब है? क्या राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। पूरा देश आज जिस किस्म की राजनीति हमारे देश में चल रही है, उसका विश्वास पूरे राजनीतिक सिस्टम से खो चुका है पूरा देश। अगर हमें उस विश्वास को वापस लाना है तो उस जो विश्वास खोया गया है उसका दोष आप हमें नहीं मढ़ सकते। पूरा देश, आज आप किसी से बात करके देख लीजिए, उनका नेताओं के प्रति क्या वो है, उनका पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम के प्रति क्या वो है। तो जब तक हम व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे और व्यवस्था में ऐसे सुधार नहीं करेंगे कि अच्छे लोग चुन के आएँ और वो देश को अच्छी तरह चलाएं, तब तक सुधार नहीं होने वाला। तो हम बार बार यही कहने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट है, लेकिन इसका पार्टी पॉलिटिक्स और इसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि सुधार हो, इलेक्टोरल सिस्टम सुधरे, पॉलिटिकल सिस्टम सुधरे, ताकि ठीक किस्म के लोग आके राजनीति करें। आप वाकई अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ, लेकिन कई बार जो आदमी कहता है और जो करता है, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन से लेकर और बहुत सारी दुनिया की एजेंसीज, आपके एनजीओ को, आपके कई संगठन हैं, कई एनजीओ हैं, उनको फंड दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की एक बहुत जानी मानी लेखिका जो दुनिया भर में जानी जाती हैं, अरुंधति राय ने बाकायदे देश के बड़े अखबार में लेख लिखकर बताया कि आपके एक एनजीओ को कितने $1000 का दान मिला। फिर आपके पब्लिक रिसर्च फाउंडेशन, आपके परिवर्तन, आपके अन्य जो संगठन है, कबीर है, इनको जो फंड मिला उसको अपनी वेबसाइट पर, जबकि आप ट्रांसपेरेंसी के पक्षधर हैं, आपने अपनी वेबसाइट पर 29 अगस्त तक सारी डिटेल, कत्ते नहीं दिए थे। 29 अगस्त के बाद मैंने देखा नहीं है कि क्या दिया था, लेकिन जो दिया था वो बहुत नाकाफी है। ये ट्रांसपेरेंसी से बच क्यों रहे आप? एक चीज़, जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, आप PCRF की वेबसाइट है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट है, ये दो से मेरा लेना देना है, कबीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कबीर अलग एनजीओ है, उनकी भी वेबसाइट है। इन तीनों वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिए, आपको सारे अकाउंट्स वहाँ पे मिलेंगे। फोर्ड फाउंडेशन के जो पैसे हैं, मैं उनकी एक जो मिनट रकम आ तो है, रहा हूँ, उसका अकाउंट नहीं है, उसमें उसका डिटेल नहीं है। आप जाइए कबीर की वेबसाइट पे। आपने बहुत पुराना दिया है। कौन सा पुराना? पुराना ही है। अरुंधति राय ने, उसने गलत लिखा है, अरुंधति रॉय ने। आपने चैलेंज नहीं किया? मैंने चैलेंज किया है। फोर्ड फाउंडेशन का मैंने मनीष से पूछा था, मनीष सिसोदिया कैंपेन का हिस्सा हैं, वो कबीर को चलाते हैं। उनको 2007 के बाद कोई पैसा नहीं मिला है फोर्ड फाउंडेशन से, उन्होंने लिया ही नहीं है फोर्ड फाउंडेशन से। अरुंधति रॉय ने अपने आर्टिकल में गलत लिखा था। दूसरी बात आपने PCRF की कही, PCRF का तो सारा अकाउंट है ही वेबसाइट पे। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी ने 16 अप्रैल को ये कहा था कि भाई अन्ना के आंदोलन का पैसा कहाँ से आया। नॉर्मली आप मानेंगे कि साल के अंत में ईयरली बेसिस पे ऑडिट होता है, ईयरली बेसिस पे अकाउंट्स जाते हैं, हाफ ईयर बीच में अकाउंट्स नहीं जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने चैलेंज किया कि जंतर मंतर का पैसा कहाँ से आया, इनका कितना खर्चा हुआ, हमने उसको डे टू डे बेसिस पे डालना चालू कर दिया। आप अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट पे जाएं तो आपको अगस्त तक के वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डोनर्स और वो एक्सपेंसेस सारे मिल जाएंगे। और अन्ना जी ने अब हमें रिक्वेस्ट किया है कि हम इसका 6 मंथली भी स्पेशल ऑडिट करवाएं। तो अभी सितंबर एंड तक का भी हम स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। और आपने सीताराम जिंदल, ये जिंदल समूह नहीं, दूसरा सीताराम जिंदल और कुछ अन्य उद्योगपतियों का नाम लिया है, लेकिन आपने महज 2 या 3 एक बैंक का नाम लिया है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो लोग आपको, हो सकता है कि आपको ये समझकर कि आप देश का भाग्य विधाता हैं, नया देश बनाना चाहते हैं, नया समाज बनाना चाहते हैं, इसलिए धन दिया हो और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने उन सबका ब्यौरा नहीं दिया। वो सारा वेबसाइट पे है। केजरीवाल साहब, मेरा सवाल, जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, आप बताएंगे 5 लोगों का नाम, बड़े लोगों का नाम जो पैसा दिया, आप बताएं, अगर हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं
तो वो तो मैं अभी मेरे को बड़े कुछ- उद्योगपतियों का नाम बता दें। बड़े 5। उद्योगपति नहीं है भाई, वेबसाइट पे उसके अंदर 120 लोगों का नाम है, मैं उसमें किस किस का नाम है मुझे नहीं पता। चल कोई बात नहीं। अब ये भाई बताएं, उससे- अरुणा राय जी से आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, उनके आंदोलन के साथ, उनके अभियान के साथ आप जुड़े, अचानक उनसे आपकी कुट्टी हो गई, आखिर किस बात को लेकर? हमारी जबकि कुट्टी वो भी चाहती थी कि ये अभियान आगे बढ़े, लोकपाल बेहतर आवे, लोकपाल के लिए उनके पास भी एक विचार था, दर्शन था, क्यों नाराज हो गए? वो तो उन्हीं से पूछिए, मैं तो उनसे नाराज नहीं हूँ। कहाँ आखिर होती मुद्दा थी? क्या था? डिफरेंस ऑफ कोई डिफरेंसेस नहीं है अभी भी नहीं है ना। लेकिन लोकपाल, आपके जन लोकपाल को लेकर वो तो और हो जो सकता जिद है आप लोगों की मुद्दे थी, जो जिद आप लोग करते थे, ऐसा लगता था कि जो आप कह रहे हैं बस वही मान ले संसद, तो इस पर शायद उनको एतराज था। और वो ये भी मानती थी कि जो आपका लोकपाल का विधेयक है, जो ड्राफ्ट आपका है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मसला हल होने के बजाय और जटिल होगा। उनके और हमारे लोकपाल बिल में केवल 2 मुद्दों पे डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ों पे हमारी सहमति है। उनको लगता है लोअर ब्यूरोक्रेसी सीवीसी के अंडर में आना चाहिए, पब्लिक ग्रीवेंस का अलग कमीशन बनना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, तो केजरीवाल हमारे- साहब से बात हमारी जारी रहेगी। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपकी हाल में आपके एक सहयोगी अग्निवेश आपसे दुखी हो गए। आपने उनसे कहा कि वो जासूसी कर रहे थे, मैंने तो नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि आप लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे और आप उनको अपनी बात कहने भी नहीं दे रहे थे। दोनों ही चीज़ें मैंने नहीं सुनी, आप ही से सुन रहा हूँ। हमने तो कभी नहीं कहा वो जासूसी कर रहे थे। एक टेप निकल के आई है, जिस टेप को सारे टीवी चैनल्स ने चलाया, हमने भी देखा है, जो मुझे लगा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ। फ़ोन टेपिंग या ईमेल की जासूसी या किसी की बात किसी से हो रही हो उसको लीक करना और जासूसी उसकी करना, ये जो तरीका है, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, वो तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ। अग्निवेश के साथ जो हुआ वो तो अग्निवेश के साथ किसने किया मुझे क्या पता, आपकी जानकारी में नहीं है। हमारी जान आपको पता है कैसे हुआ था वो? उसमें हमें बताया गया है कि एक टीवी चैनल उनका इंटरव्यू लेने गया था, इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। इंटरव्यू के बाद आप लोग कटअवेज लेते हैं ना, वो डमी शॉट्स लेते हैं, वो डमी शॉट्स चल रहे थे, और उसी दौरान उनका फ़ोन आ गया और वो ये भूल गए कि वो जो डमी शॉट्स चल रहे हैं उसका माइक ऑन है, और उस फ़ोन के ऊपर जो बातें हुई वो सारी की सारी अगर आप देखेंगे तो ऐसे हो रहा है जैसे लाइव रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं वो अपनी जानबूझ के, तो वो सारी उसी वक्त रिकॉर्डिंग हुई मैं है। आपकी तो किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई फ़ोन टैपिंग किया है या किसी ने ऐसा हुआ, वो नहीं है। वो एक हादसा है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें बाहर निकल के आई। आपको लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है, खासकर जो आपके विभाग से आपकी नौकरी के दरमियान जो छुट्टी पर जाकर आपने काम किया, फिर वो पैसे बकाया रह गए, उनको लेकर आपका ताज़ा स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड ये है कि मैंने बॉन्ड को वायलेट नहीं किया। लेकिन उनका कहना है कि 3 साल पूरा नहीं हुआ। हाँ, उसमें बॉन्ड में मैंने ये लिखा था कि मैं 3 साल तक रिज़ाइन नहीं करूँगा। मैंने 3.5 साल के बाद रिज़ाइन किया। नहीं, लेकिन आपने जब रिजाइन किया और उसके पहले जो छुट्टियां फिर आप छुट्टी पर चले गए, तो ले देकर आपका 1 साल बाकी रह गया था, तो जो और छुट्टी, वो रिकॉर्ड पर है सरकार के। जब आप बॉन्ड साइन करते हैं, आप कोई ऐसा बॉन्ड तो कभी नहीं साइन कर सकते कि मैं 3 साल तक छुट्टी नहीं लूँगा और 24 घंटे 1 नवंबर 2000 से अक्टूबर 31 2002 तक आप थे स्टडी लीव पर। इसके बाद फिर आप 2004 से 2006 पर छुट्टी पर चले गए। 3 साल पूरा नहीं होता। नहीं, आपने 2007 में एक्सेप्ट किया कि आपको पैसा देना है, और फिर आप नया स्टैंड ले लिया इस आंदोलन के दौरान और इसके पहले। और अगर कुछ बोलना है उसके बाद मैं बोलूँगा। आपका हो गया पूरा? ओके। मैंने बॉन्ड ये साइन किया था कि 2002 में मैं लौटने के बाद 3 साल तक मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। मैंने उसमें ये नहीं लिखा था कि मैं छुट्टी नहीं लूँगा। मैंने 3.5 साल के बाद रिज़ाइन किया। उसके बाद उसी साल इत्तेफाक से 6 महीने के बाद जब मैंने रिज़ाइन किया, मुझे मैग्सेसे अवार्ड मिला। पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी फीलिंग थी, और मुझे सीनियर्स ने ये सजेस्ट किया, एक रिकवरी नोटिस आ गया मेरे पास कि भाई आपने बॉन्ड की कंडीशंस वायलेट किया। उस वक्त मैंने बॉन्ड ठीक से पढ़ा भी नहीं था और लीगल तरीके से उसको नहीं देखा था। रिकवरी नोटिस आया तो मुझे लगा कि सरकार ने एग्जामिन कर लिया होगा और सरकार जो रिकवरी कर रही है वो ठीक कर रही है। मुझे सीनियर्स ने सजेस्ट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप एक ये लिख के दे दीजिए कि मेरे ये बॉन्ड की कंडीशन को वेव कर दिया जाए पब्लिक इंटरेस्ट में। मैंने वो लिख के दे दिया कि आप इस बॉन्ड की कंडीशन को वेव कर दीजिए पब्लिक इंटरेस्ट में। उसके ऊपर खूब घमासान अंदर, मेरे चेयरमैन ने बहुत सपोर्ट किया। चेयरमैन साहब ने लिखा कि ये बहुत ज़बरदस्त पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, इसको वेव करना चाहिए, लेकिन ऊपर जाके वो वेव नहीं हुआ। तब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ, मेरे पास जितना जमा पूंजी थी, जितने अवार्ड मनी था, सब डोनेट कर चुका हूँ। बैंक में मेरे पास केवल 20,000 रुपये थे, उसकी कॉपी मैंने उनको दे दी बैंक अकाउंट की, और जो पैसा मैं डोनेट किया था वो भी सारा सबूत दे दिया। वो लोग नहीं माने। 4 साल तक चुप्पी छाई रही, शांति छाई रही, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी आंदोलन के दौरान मेरे पास जब नोटिस आया, अब मैंने इसको प्रशांत भूषण जी और जज साहब से एग्जामिन करवाया, तो उन्होंने उसको लीगली जब एग्जामिन किया, उन्होंने कहा आपने तो बॉन्ड वायलेट ही नहीं किया है,
आप उस टाइम क्यों, तो इसका मतलब जो सरकार ने रिकवरी नोटिस पहला भेजा था वो गलत भेजा था, जिसको आपने एक्सेप्ट किया था जिसको मैंने उस वक्त मैंने कहा था, बिकॉज मैंने उसको एग्जामिन ही नहीं किया था, तो उस रिकवरी नोटिस को उन्होंने गलत भेजा था, मैंने बॉन्ड को वायलेट नहीं तो किया। आप क्या कोर्ट में जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं उसको? इसको अभी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी मैंने तो लिख के दे दिया उनको कि मैंने बॉन्ड एग्जामिन वो वायलेट नहीं किया, देखते हैं सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, अकॉर्डिंगली वी विल। आप कोर्ट में जाएंगे अगर नहीं, अगर जरूरत पड़ी जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी देखना पड़ेगा, वी विल हैव टू सी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला राजनीतिक अभियान था जिसमें संसद के खिलाफ, इसमें माफ कीजिएगा सरकार केवल टारगेट पर नहीं थी, संसद भी टारगेट पर थी, और उस अभियान में आपने राष्ट्रीय झंडे को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया। आपको कैसा लगता है, क्या यह नैतिक था? दो चीज़ें जी। पहली बात तो आप मेरा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए या किसी का भी जिसमें संसद का अपमान किया गया, संसद के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया। हमने जिस तरह से भारत का जनतंत्र इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। संसद का हमने बार बार बोला कि हम संसद की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस संसद के अंदर 4, अब तो आज 5 हो गए, 5 MPs जिस संसद के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और अलग अलग उसमें जेल में हों, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा MPs ऐसे हों जो कि संगीन जो अपराध के जुर्म में उनके ऊपर केस चल रहे हैं, तो ऐसी संसद कैसे चलेगी, कैसे वो लोगों के इच्छाओं को पूरा करेगी, ये प्रश्न चिन्ह तो उठने चाहिए। PV राजगोपाल जो आप ही की तरह आंदोलन करते हैं, आप ही की तरह जनता के साथ जुड़े हुए हैं, NGO चलाते हैं, राजनीतिक अभियान भी चलाते हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह के लोग आपके आंदोलन की मुख्य शक्ति थे, वे लोग ऐसे हैं जो गरीब जनता है इस देश की, वह भी उनसे नफरत करती है क्योंकि वे उसके उत्पीड़क हैं, वे भी भ्रष्टाचारी हैं उस गरीब जनता की नज़र में, जिससे ऐसे लोगों को निपटना पड़ता है जो आपके आंदोलन की मुख्य शक्ति थे, यानी शहरी भारत, शाइनिंग इंडिया, उदारीकरण, आर्थिक सुधार की खाद से पैदा हुए लोग। ये PV राजगोपाल के वक्तव्य का जो नटशेल में सार संक्षेप अगर मैं कहूँ तो ये है। आपकी राय? PV राजगोपाल ने ये कब कहा है मुझे इसका नहीं पता, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। जी। मेरा जवाब ये है कि जो भी भ्रष्टाचार से उत्पीड़ित है वो सारे इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इसमें गरीब जनता भी आई, गांव की जनता भी आई, शहर की जनता भी आई, उदारीकरण वाली जनता भी आई, निचली जनता भी आई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, निचली जाति के, ऊंची जाति के, सब किस्म के लोग इसके अंदर शामिल हुए। तो ये कहना, अगर हम रामलीला मैदान के गेट के ऊपर ये तो नहीं लगा सकते भाई आप उत्पीड़क हो आप अंदर नहीं आओगे, आप उत्पीड़ित हो इसलिए आप अंदर आओगे। इस देश की, ये पूरा देश का मूवमेंट था, इंक्लूसिव मूवमेंट था, सब लोग इसके अंदर शामिल हुए। अगर टीवी ने पूरे देश में इसको सुबह से शाम तक न दिखाया होता तो कहीं दिल्ली के बाहर शायद ही कहीं कोई सुगबुगी होती। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, वो ये नहीं है, वो ये कि आपने अंतिम दिन जब जूस पिलाने की बारी आई तो कहीं किसी बस्ती से, वो अच्छा काम किया कि किसी बड़े आदमी को नहीं बुलाया, लेकिन आपने उस लड़की को लड़की नहीं होने दिया, उसको भी दलित बना दिया, और उस लड़की, दूसरी लड़की को मुस्लिम बच्ची नहीं बनने दिया, उसको भी मुस्लिम बना दिया, सिर्फ इसलिए कि आपके आंदोलन पर आरोप था कि आपके यहाँ दलित, माइनॉरिटीज़ और उत्पीड़ित समाज के लोग आपके आंदोलन से गायब हैं। क्या ये सही है? मुझे ये लगता है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि उन दोनों बच्चों को बच्चा ही रहने देना चाहिए था, उनके ऊपर वो लेबल नहीं लगाना चाहिए था। आप इससे सहमत हैं? मैं इस बात से तो ये जो एक राजनीतिक अपराध हुआ उन 2 बच्चियों के साथ, वो कहाँ से हुआ? आपके जरिए, आपके दोस्तों के जरिए या अन्ना के जरिए? मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति उस समय मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने शायद ये अपने आवेश में आके जैसे भी जो भी किया वो उनकी राय थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन बच्चों को बच्चा ही रहने देते और उनके ऊपर लेबल नहीं लगाने चाहिए थे। एक चीज़ मैं जानना चाहता था कि आप लोगों ने इस पूरे अभियान के दौरान बहुत बड़ी जो मांग की थी, ऐसा लगता था कि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाओ, जन लोकपाल के जब भी बने, हायर जुडिशरी को इसके दायरे में लाओ। लेकिन जब आंदोलन एक अरसे तक चला, बहुत सारी बातें आई गईं, राजनीतिक नेताओं का आपके मंच पर आना जाना हुआ शुरू, तो अचानक फिर 3 जो प्रमुख पॉइंट्स थे, आप उन पर सहमत हो गए और इनको आपने एक तरह से हाशिए पर डाल दिया। यह जो सोच थी वो अन्ना की थी, पूरी टीम की थी, या कोई और खास बात थी? किसी भी टीम को हाशिए पे, किसी भी सोच को हाशिए पे नहीं डाला गया है। अभी कोई कानून बना नहीं है, कानून बनने जा रहा है, अभी बातचीत जारी है, स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे हम लोग, संसद में उसके बाद बिल आएगा। शुरू से ये PM और जुडिशरी और MPs का मुद्दा जो है ये मीडिया का उठाया हुआ था। अगर आप हमारे उस वक्त के भी 1.5-2 महीने के पहले के भी स्टेटमेंट्स देखें, हम बार बार ये कह रहे थे कि आम आदमी का भ्रष्टाचार हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ों के लिए ऊपर अभी सहमति हुई है, बाकी चीज़ों पे ऐसा नहीं कि उनको गिव अप किया गया, वो आएंगे सामने सब। क्या वजह है कि आप डेमोक्रेसी का जो दायरा आपका है वो बहुत सीमित है? जैसे मुझे याद है कि आंदोलन के दौरान भी जो लोग लिख रहे थे, आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, तो जब कभी किसी ने आपके आंदोलन के किसी खास दिशा पर, आपके जन लोकपाल के किसी खास पॉइंट पर आपसे असहमति जाहिर की, आपने उसको कहना शुरू किया आप सत्ता के दलाल हैं। जब तक नाम नहीं बताएंगे उनके, तब तक मैं कैसे, मेरे हिसाब से तो हमने कभी भी एक भी व्यक्ति का नाम लेके उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। बहुत सारे लोग लिख रहे थे, हम उनकी इज्जत करते हैं। आपकी जो फेसबुक पर आपके अन्ना के आंदोलन के प्रधानमंत्री से लेकर
विभिन्न पार्टियों के नेताओं के बारे में जो चीज़ें कही गई हैं, सैकड़ों, जिसमें उनको अपशब्द कहे गए हैं और संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, कभी फेसबुक से आप लोगों ने डिलीट नहीं किया। आप जानते हैं ये एक कानूनन जुर्म है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। मैं फ्रैंकली फेसबुक को देखता नहीं हूँ, वो कुछ वॉलंटियर्स चलाते हैं जी। अगर उन्होंने, हम हमेशा इंडिविजुअल्स की रिस्पेक्ट करने के फेवर में हैं, चाहे हमारा कितना भी बड़ा मतभेद हो किसी के साथ, लेकिन हमें सभ्यता और उसके साथ शालीनता के साथ उनके साथ डील करना चाहिए। मैं आज ही जाके, आपने मेरे को ये बताया अभी, आज ही जाके मैं फेसबुक पे चेक करवाऊंगा। अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है। इन शब्दों के साथ आज की बातचीत का हम समापन करते हैं और ये धन्यवाद। इस उम्मीद राज्य के सभा साथ टेलीविजन भी- में आप आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू।